अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो आज आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो कॉल का पीटीआई की जानिब से ज़िक्र किया गया है 13 दिसंबर की, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है? देखें, 14 दिसंबर से तो सिविल नाफ़रमानी उन्होंने शुरू करने का फ़ैसला किया है, लेकिन टेक्निकली 13 दिसंबर को पेशावर में जलसा अनाउंस किया गया है, शोहदा की याद में। अब जी। इस जलसे के में जो इमरान खान ने अनाउंस किया है, उसमें ये कहा है कि ऑपोज़िशन की सारी जमातों को इसमें शिरकत की दावत दी जाए। पर मुझे नहीं लगता कि मौलाना फज़लुर रहमान और जो हैं, इस जलसे में जाएँगे। कितने भी उनके हुकूमत से इख्तिलाफ़ात हो जाएँ, वो पीटीआई के जलसे में जाकर तकरीर नहीं करेंगे। लिहाज़ा क्या जमात इस्लामी के हाफ़िज़ नईमुर-रहमान जाएँगे या उनका कोई रहनुमा जाएगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जमातें अपनी बी क्लास लीडरशिप तो भेज सकती हैं, लेकिन उनके जो लीडर हैं, वो नहीं इन जलसों में जाएँगे। अब पेशावर वाला जलसा कितना बड़ा होता है, ये एक और अलग सवाल है। एक और सवाल जो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत चल रहा है, वो ये है कि क्या 13 दिसंबर के जलसे से बुशरा बीबी खिताब करेंगी या नहीं करेंगी? क्योंकि बुशरा बीबी की ख़्वाहिश है कि वो 13 दिसंबर के पेशावर वाले जलसे से खिताब करें और वहाँ पर अपनी पोज़ीशन को रेक्टिफ़ाई करें, अपना पॉलिटिकल कैरियर को दोबारा बूस्ट दें, लोग उनके नारे लगाएँ और वो एक तरह से अपना सियासी सफ़र दोबारा शुरू करें। इसीलिए उन्होंने चारसद्दा में भी मीडिया से बात की है और संजानी में अपनी गाड़ी से ज़ख्मी होने वाले बंदे के घर गई हैं और उसको चेक दिया है और अब वो चाहती हैं कि वो 13 दिसंबर के जलसे से भी खिताब करें, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ में उनके जलसे से खिताब करने पर बहुत इख्तिलाफ है। वैसे तो अलीमा खान भी उनके जलसे पे से तकरीर करने के खिलाफ हैं, इमरान खान का जो और हार्डकोर ग्रुप है, वो भी खिलाफ है, लेकिन बुशरा बीबी का ख़्याल है कि उन्हें 13 दिसंबर वाले जलसे से खिताब करना चाहिए। अब ये अभी तय होगा कि क्या वो 13 दिसंबर वाले जलसे से खिताब करेंगी या नहीं, लेकिन उनकी ख़्वाहिश पूरी है। लेकिन पार्टी की जो लीडरशिप है, उसका भी ख़्याल है कि बुशरा बीबी को खिताब नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात है, दूसरा मेरा ख़्याल है कि मौलाना फज़लुर रहमान ने उस जलसे में जाने से माज़रत कर ली है। अब जहाँ तक ये बात है ना जो फैसल वाडा साहब ने बात की है कि जी इन्होंने जी। एहतजाज शुरू किया है जनरल फैज़ को बचाने के मेरा नहीं ख़्याल कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर अब ये सोच मौजूद है कि वो जनरल फैज़ को बचा सकते हैं। खुद बच जाएँ बड़ी बात है, लेकिन जनरल फैज़ को बचाए कोई कोई कॉल जनरल फैज़ को बचाने के लिए नहीं दी जा सकती। इमरान खान साहब कॉल इसलिए तो दे सकते हैं कि उनकी अपनी जान बच जाए और हुकूमत डिफेंसिव हो जाए, उन्हें मिलिट्री कोर्ट के हवाले ना किया जाए, लेकिन फैज़ को नहीं बचाया जा सकता। उनको और ना इमरान खान इस वक़्त फैज़ को बचाने पर की कोई कोशिश कर रहे हैं। देखिए, फैज़ को बचाने की कोशिश तो तब की जाए, जब वो फैज़ का दिफ़ा करें। लेकिन क्या आपको तहरीक-ए-इंसाफ में से कोई बंदा भी जनरल फैज़ का दिफ़ा करता नज़र आता है? कोई बंदा भी जनरल फैज़ के कामों का दिफ़ा करता या ये कहता नज़र आता है कि उनका फ़ील्ड कोर्ट मार्शल गलत हो रहा है? आप जनरल फैज़ के मामले पर तो तहरीक-ए-इंसाफ ने एक चुप साधी हुई है। हत्ता कि जो पीटीआई ओवरसीज़ है, जो फ़ौज को बुरा-भला कहती है, वो भी जनरल फैज़ का दिफ़ा नहीं करती है। वो कोई जनरल फैज़ के हक़ में दलाइल नहीं देते हैं कि उसका फ़ील्ड कोर्ट मार्शल गलत हो रहा है, वो बेगुनाह है। ऐसी बात तहरीक-ए-इंसाफ का कोई विंग भी नहीं करता। ये दुरुस्त है कि एक तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान है, एक तहरीक-ए-इंसाफ ओवरसीज़ है। मैं दोनों को 2 अलग-अलग सियासी जमातें समझता हूँ। तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान का और तहरीक-ए-इंसाफ ओवरसीज़ की पॉलिसीज़ में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान में तो कोई बंदा फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ओवरसीज़ बात करती है। तो इसलिए ये 2 अलग-अलग जमातें हैं, लेकिन दोनों फैज़ का दिफ़ा नहीं करती हैं। दोनों फैज़ का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। इसलिए अगर ये कहा जाए कि 14 दिसंबर की कॉल जो है वो फैज़ को बचाने के लिए है, तो मैं ये बात नहीं मानता। फैज़ को तो तब बचाए देखें, जब काज़ी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रेफ़रेंस डाला, तो तब जो ऑपोज़िशन की जमातें थीं, वो काज़ी फ़ायज़ ईसा का दिफ़ा करती थीं। वो काज़ी फ़ायज़ ईसा के रेफ़रेंस को गलत कहती थीं, वो काज़ी फ़ायज़ ईसा के मौक़िफ़ की हिमायत करती थीं, तो वो काज़ी फ़ायज़ ईसा के को सियासी हमायत उनसे मिलती थी।
लेकिन क्या फैज़ को तहरीक-ए-इंसाफ से सियासी हिमायत मिलती है? नहीं मिलती है। क्या इमरान खान एक दिन भी ये कहने के लिए कहा उन्होंने कि जी मैं फैज़ के साथ खड़ा हूँ और फैज़ ने जो किया है मेरे कहने पे किया है, मैं फैज़ के तमाम कामों की ज़िम्मेदारी उठाता हूँ। नहीं, ये इमरान खान का मौक़िफ़ नहीं है। इसी तरह ये तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ भी नहीं है। वो कहते हैं फैज़ जाने और फ़ौज जाने हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। लिहाज़ा मैं नहीं समझता कि फैज़ को बचाने के लिए कोई तहरीक-ए-इंसाफ कोई कॉल दे रही है। वो तो फैज़ से जान छुड़ाना चाहते हैं, फैज़ को बचाना तो दूर की बात है, वो तो चाहते हैं फैज़ का और हमारा नाम ना जोड़ा जाए। वो कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक फैज़ के साथ? तो इसलिए मैं फैसल वाडा साहब के इस मौक़िफ़ से नहीं मुत्तफ़िक कि जी को फैज़ को बचाने के लिए कॉल दी जा रही है। अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, इमरान खान अपनी जान बचाने के लिए ज़रूर कॉल दे रहे हैं। अपने आप को रिहा कराने के लिए कॉल दे रहे हैं। अपनी अपनी मुश्किलें आसान करने के लिए कॉल दे रहे हैं, लेकिन कोई फैज़ की मोहब्बत में कोई कॉल नहीं दी जा रही। वो वक़्त ख़त्म हो गया। फैज़ नू फांसी ला दियो, इमरान खान नू छड्ड दियो, इमरान खान कहेगा वेरी गुड। इमरान खान फैज़ की फांसी के हक़ में बयान दे देगा अगर आप आज कहें फैज़ इमरान खान तुम्हें रिहा करते हैं, तुम फैज़ की फांसी की हिमायत कर दो। तो इमरान खान कहेगा हाँ, फ़ौज का अंदरूनी मामला है, उन्होंने ठीक फ़ैसला किया है। हम भी नहीं समझते कि फैज़ को ये काम करना चाहिए था। तो वो बड़ा सिंपल इमरान खान क्यों इस वक़्त फैज़ का सियासी जनाज़ा अपने कंधों पे उठाएँगे। तो मुझे नहीं ये मौक़िफ़ कि जी 14 दिसंबर की कॉल कोई फैज़ के लिए दी गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान हुकूमत को अपने एहतजाज से दबाव में रखने की कोशिश करते हैं और उनका ख़्याल है कि जैसे-जैसे उनकी पार्टी एहतजाज करती है, वो हुकूमत दबाव में आती है और जो पीटीआई ओवरसीज़ है, उसको ईंधन मिलता है। एहतजाज नाकाम हो जाए तो भी ईंधन मिलता है, बार बात करने के लिए एहतजाज कामयाब हो जाए तो लॉटरी लग जाए। अभी तक कोई एहतजाज कामयाब तो हुआ नहीं, लिहाज़ा नाकाम एहतजाज भी पीटीआई ओवरसीज़ को कोई बैन नैरेटिव बनाने का मौका देता है। लिहाज़ा इमरान खान साहब ये ज़रूर चाहते हैं। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो सिविल नाफ़रमानी है, अगर तो देखें सिविल नाफ़रमानी 14 दिसंबर से शुरू हो रही है और आपने ओवरसीज़ को कहा है कि रेमिटेंसेस ना भेजें। और 31 जनवरी को रेमिटेंसेस रिकॉर्ड आ गई और कोई कमी ना हुई, तो फिर तो सिविल नाफ़रमानी नाकाम हो गई। जी। सिविल नाफ़रमानी की कामयाबी तो ये है ना कि रेमिटेंसेस कम हो जाएँ। अगर रेमिटेंसेस कम नहीं होती और अगर रेमिटेंसेस उसी रफ़्तार से आती रहती हैं, तो फिर सिविल नाफ़रमानी नाकाम है। सिविल नाफ़रमानी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मतलब इमरान खान का ये ऐलान नहीं है कि बिजली के बिल ना दें, कानून की पासदारी ना करें, गैस का बिल ना दें, इनकम टैक्स ना अदा करें। वो पाकिस्तान के अंदर कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बात नहीं कर रहे। वो अपने ओवरसीज़ विंग को ये कह रहे हैं कि आप रेमिटेंसेस ना भेजें, ताकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो, ताकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी हो, ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुश्किलात हों। वो ओवरसीज़ देखिए अब पीटीआई पाकिस्तान का इम्तिहान खत्म हो गया। पीटीआई पाकिस्तान का इम्तिहान था, फाइनल कॉल, जलसे, एहतजाज। इमरान खान को समझ आ गई है कि पीटीआई पाकिस्तान उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। अब उन्होंने अपना तकिया कर लिया है पीटीआई ओवरसीज़ पे। कि वो समझते हैं कि वो ओवरसीज़ वाले जो हैं वो उनके ज़्यादा मद्दाह हैं और ओवरसीज़ वाले तो अपनी जान भी देने को तैयार हैं। ये पाकिस्तान वालों को तो जान के लाले पड़ जाते हैं, ओवरसीज़ वाले। तो उन्होंने ओवरसीज़ वालों को कहा है कि आप रेमिटेंसेस ना भेजें। उनका ख़्याल है अगर वो रेमिटेंसेस नहीं भेजेंगे, तो हुकूमत इनके सामने लेट जाएगी। ये फ़ैसला 31 एक दिन में तो होगा नहीं। 1 माह की रेमिटेंसेस की रिपोर्ट पे होगा कि 31 जनवरी को पाकिस्तान को कितनी रेमिटेंसेस आई 14 दिसंबर के बाद। अगर रेमिटेंसेस में कोई कमी ना हुई तो इमरान खान की सिविल नाफरमानी नाकाम है और ज्यादातर लोगों की ये राय है कि नाकाम हो जाएगी क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी कोई मैंने पहले भी कहा है कोई हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को पैसे नहीं भेजते। वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों की फीसें, अपने घर का किराया, अपने घर किचन का खर्चा, अपने माँ-बाप की दवाइयाँ, वो बाहर गए हैं, अपने पीछे घर वाले उनके यहाँ हैं, उनके लिए पैसे भेजते हैं। तो क्या इमरान खान के कहने पे कोई ओवरसीज़ वाला अपनी माँ की दवाई के पैसे नहीं भेजेगा या बच्चों की फीस नहीं भेजेगा? मुझे नहीं लगता। हाँ, हवाला हुंडी का चक्कर हो सकता है, मेरे ख़्याल में दिसंबर और जनवरी में हवाला हुंडी पर सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए और ₹1 हवाला हुंडी से पाकिस्तान में नहीं आ सकना चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान हवाला हुंडी पे क्रैकडाउन करके हवाला हुंडी से पैसे आने से रोक ले, तो रेमिटेंसेस तो कम हो ही नहीं सकती हैं।
तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है, ये पीटीआई ओवरसीज का इम्तिहान है कि उनको इमरान खान से कितनी मोहब्बत है, और क्या वो इमरान खान के लिए पीछे अपने बच्चे भूखे मार देंगे, उनकी फीसें नहीं देंगे, जो उन्होंने पाकिस्तान में अपनी सेविंग्स रखी हैं वो नहीं रखेंगे। ये इसका इम्तिहान है। ये ऐसी है जैसे फौजी मसनूआत की बाइकाट था, तो किसी ने डीएचए का प्लॉट भेजा है, नहीं बेचा, सब फौजी सीरियल खा रहे हैं, खा रहे हैं। तो इस तरह की तहरीकों से मुझे नहीं लगता कोई कामयाबी होगी, और ना ही मैं समझता हूं कि सिविल नाफरमानी में रेमिटेंसेस को आप रोक सकते हैं। सर, यहाँ पर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, ये जो कमेटी तश्कील दी गई थी पीटीआई की जानिब से, और अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत से जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि सिविल नाफ़रमानी को लेकर जिस तरह भी आपने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें उठी हैं, सलमान अकरम राजा ने भी कहा है, और भी जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से कहा गया है। तो आपको क्या लगता है, ये जो हुकूमत से मुज़ाकरात अब होंगे और इनकी जो पार्लियामान में वापसी है, इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पार्लियामान में वापसी तो देखें सड़कों पर नाकामी के बाद है ना। मीन 15 दिन पहले तो कह रहे थे इस पार्लियामान की कोई औकात ही नहीं है, आज कह रहे हैं कि हम बात ही पार्लियामान में करेंगे। तो ये तो सियासी शिकस्त का ऐलान है, और मैं इसको सियासी शिकस्त का ऐलान समझता हूँ। बाकी जो 5 रुकनी कमेटी बनाई गई है कि मुज़ाकरात करें, उसके पास कोई मैंडेट नहीं है मुज़ाकरात का। मतलब मुज़ाकरात क्या करने हैं? असीरान रिहाइयाँ करा दी जाएँ जी। तो कोई इस कमेटी के कहने पे 9 मई के मुल्ज़मान की रिहाई हो सकती है? नहीं हो सकती। आप मेरी बात समझें। क्या 26 नवंबर पे जुडिशियल कमीशन बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जो इमरान खान ने 2-3 शराइत रखी हैं मुज़ाकरात की, उन पर तो बात हो ही नहीं सकती। वो कोई गैर मशरूत मुज़ाकरात की तो बात नहीं कर रहे। मेरा मतलब सिर्फ़ इमरान खान की शर्तों पे मुज़ाकरात क्यों होंगे? इमरान खान ने कौन-सा उन्होंने दिल्ली का लाल किला फ़तह कर लिया है कि अब उसकी शर्तों पर बात होगी। इमरान खान की फाइनल कॉल नाकाम हो गई है, वो शिकस्त खा गए हैं, अब इमरान खान की शर्तों पर क्या बात हो सकती है? लिहाज़ा मुझे नहीं लगता इस कमेटी को कोई सीरियसली भी ले रहा है या इसके नतीजे में कुछ होगा। सर, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अनवर मसूद साहब को लेकर। आज बड़ा ज़िक्र किया गया है कि उनको अगवा कर लिया गया है। तो इस नहीं, मामले मैं में आपसे एक और बात करना चाहता हूँ, अनवर मकसूद साहब पे भी बात करेंगे, मसूद साहब पे भी। देखो, पहले तहरीक-ए-इंसाफ वाले कहते थे कि हम पाकिस्तान को श्रीलंका बनाएँगे, जी, क्योंकि इनको कोलंबो बहुत फ़ैसिनेट करता था कि वहाँ 50 लाख लोगों ने ऐवान सदर तक मार्च किया और सदर को भागना पड़ गया। फिर ये कहते थे पाकिस्तान को ढाका बनाएँगे, इनको लगता था 4 लाख लोग निकल आए हैं ढाका में, और वो शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ गया, तो ये ढाका बनाना चाहते थे। ना ये पाकिस्तान को कोलंबो श्रीलंका बना सके, ना ढाका बना सके। अब ये कहेंगे, आज का नया नैरेटिव है कि हम पाकिस्तान को सीरिया बनाएँगे, दमिश्क बनाएँगे, और जिस शा तरह बिशार अल-असद को निकाला गया है, उस तरह करेंगे। तो ये जहाँ कुछ होता देखते हैं, वो समझते हैं पाकिस्तान में ये किया जा सकता है। तो अब आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान को सब कह रहे थे, वो ये पीटीआई वाले, ये बिशारत अल-असद के साथ जो हुआ है ना, वही पाकिस्तान में आसिम मुनीर के साथ हो जाएगा। तो वो जैसे ना ढाका बना है, ना कोलंबो बना है, वैसे सीरिया भी नहीं बन सकता पाकिस्तान। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ वालों की ज़हनी हालत का सिर्फ आप इस बात से अंदाज़ा लगा लेते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं सीरिया में क्या हुआ है। बस उन जैसे उन्हें कुछ पता नहीं था ढाका में क्या हुआ है, उन्हें कुछ पता नहीं था कोलंबो में क्या हुआ है, वैसे उन्हें कुछ पता नहीं, बस वो देखते हैं, ओहो! ऐसा पाकिस्तान में हो जाए तो कितना कमाल बात है। और हालत ये है कि घर से निकलने को तैयार। जी सर, अब दोबारा अनवर मसूद साहब के टॉपिक पर आएँगे, इस मुतालिक अंदर की बात क्या है? मेरा ख़्याल है हमने अनवर मसूद को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी है, वो इतनी अहमियत के हामिल नहीं है जितनी अहमियत उन्हें दे दी गई है। उन्होंने कमेंट किए हैं, कमेंट को इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कौन-सा मेरा मतलब है कि उनकी बड़ी फॉलोइंग है, कुछ है। एक तन मज़ाह निगार हैं वो, और उन्होंने बात की है, वो पहले दिन से सबको पता है कि इमरान खान की कल्ट फॉलोइंग का शिकार हैं, और उनकी सोच ना इमरान खान से आगे जाती है, ना पीछे जाती है। आज सारा दिन पीटीआई वाले पोस्टर बना के लगाते रहे कि अनवर मसूद को अगवा कर लिया गया, अनवर मसूद को अगवा कर लिया गया। भाई, अनवर मसूद को क्यों अगवा किया जाएगा? ना उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ना कुछ है। एक जगह उन्होंने थोड़ी-सी तकरीर की है, जिसके कुछ क्लिप्स इधर-उधर चले हैं। वो उन्होंने अपनी ज़हनी हालत का बताया, और तकरीर करके वो खुद भी बड़े परेशान हैं। उनकी अपनी जान भी निकली हुई है, उनके ख़ानदान वाले उनको बुरा-भला कह रहे हैं कि आपने ये बातें क्यों की हैं। लेकिन ये पीटीआई का देखिए ना, इसी को फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा कहते हैं।
वो अपने घर पे मौजूद हैं, वो कराची लिटरेरी फेस्टिवल में शरीक हो रहे हैं और पीटीआई ने पोस्टर बना दिए हैं कि उनको किडनैप कर लिया गया है। तो ये भी एक फेक न्यूज़ है जिसको हम देख रहे हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।